ये देखिए, ये सब ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें बच्चे, और एक बात और भी ध्यान रखनी है कि 45% का डीएम भी याद रखना है कि अगर पेपर टफ आता है, ये एक तरह से मेंटालिटी होती है। नमस्कार, प्रवक्ता मैथमेटिक्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रवक्ता मैथमेटिक्स का पॉडकास्ट करेंगे और किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किन पर अभ्यर्थियां गलती करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला आप लोगों को, इन सब पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। और जैसा कि आपको भली भांति परिचित है कि अप्रैल और जून में प्रवक्ता के एग्ज़ाम हैं, तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम भी इसी के आसपास होगा। और मैथ्स में टोटल जो सीट हैं वो जनरल शाखा में 43 हैं और महिला शाखा में टोटल नंबर ऑफ सीट 6 हैं, तो कुल सीटें बनती हैं 49। इन 49 सीट्स पर जो है प्रवक्ता का एग्ज़ाम होना है। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि स्क्रीनिंग इस बार है नहीं, सब्जेक्ट बेस है, तो बहुत बढ़िया कंपटीशन जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आज के इस प्रवक्ता मैथ के पॉडकास्ट में मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा परवीन कुमार झा सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे सर से कि मैथमेटिक्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सर लंबे समय से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लगभग 12 से 13 साल का इनको एक्सपीरियंस है और सर के पढ़ाए बहुत सारे व्यक्ति विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हैं। उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है मैथ्स का, सारी बातें जो हैं सर आपसे करेंगे। किस पेपर में क्या है, किस पेपर को आपको अभी अधिक फोकस देना चाहिए, पेपर 2 पेपर 1 कब पढ़ना है, इन सब पर जो है हमारी आज की चर्चा रहेगी प्रवक्ता मैथमेटिक्स को लेकर। तो सर सबसे पहले जो हम बात करेंगे, अभ्यर्थियों का जो सवाल आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि पेपर 1 और 2, तो जैसे कि इनको पता ही है, लेकिन बेसिक अंतर यह है कि 1 में सिलेबस कौन सा डाल दिया, 2 में कौन सा डाल दिया। पहले क्या था कि पहले पूरे एक ही पेपर था 200 नंबर का, अब इन्होंने जो है 2 अलग अलग पेपर कर दिए। तो अब पेपर 1 में क्या डाला, पेपर 2 में क्या डाला, हमें शॉर्ट में जानना है सर बस। सर जो सिलेबस था पहले का, जो सिलेबस है अभी भी एग्जैक्टली वही है जी। उन्होंने स्मार्टली क्या कर दिया, उसको 2 पार्ट कर दिया है, ठीक है ना। और उसको जो सेग्रीगेटेड था, ज़्यादा जो था उसको कॉन्साइज कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, पेपर 1 में टोटल 9 चैप्टर्स रखे हैं। मोस्टली उसमें आप बोल सकते हो कि 90% जो पेपर्स है, 90% जो सिलेबस है वो यूजी का रखा है, ठीक है ना। एंड 10% आप बोल सकते हो कि पीजी का है, ठीक है। अच्छा, अब पेपर 2 में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, तो 9, 8, 17 चैप्टर्स में उन्होंने 2 पेपर डिवाइड कर दिया है। मतलब जो जैसा पहले था वैसा ही है, एग्जैक्टली वही है, बस उसको 2 पार्ट कर दिया, ठीक है ना। इससे क्या है कि बच्चे को और भी अच्छा हो गया कि एक पैटर्न में वो पढ़ेंगे। पेपर 1 के लिए जो 9 चैप्टर्स हैं और पेपर 2 के जो 8 चैप्टर, ऐसा नहीं कि पेपर 1 अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसकी कनेक्शंस पेपर 2 में नहीं है, ठीक है ना। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि वेक्टर और 3D ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, जो बच्चे तैयारी में होंगे वो जान रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, 3D उसी का अच्छा होगा जिसका वेक्टर अच्छा होगा, क्योंकि 3D में जो ऑलमोस्ट वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। उन्होंने पेपर 1 में 3D को वेक्टर को रखा है, पेपर 2 में किसको रख दिया है, 3D को रख दिया। यानी कि दोनों ही पेपर को उनको इक्वली आप ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से पेपर 1 में जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है वो यूजी के हैं। पेपर 2 में लास्ट के 2 चैप्टर जो प्योरली पीजी का ऐड कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब पीजी में क्या है ना कि जो टॉपिक्स हैं उसमें काउंटेबल टॉपिक्स हैं जी, और वो उसमें क्या होता है, मार्क्स करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग्स थ्योरी हो गए, है ना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स का हो गया, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस का हो गया। ये एक क्या है, एक एरिया फिक्स है जहां से क्वेश्चन आना है, तो बच्चे वहां पे जाके उस चीज को, केवल उसी टॉपिक को, है ना, जनरेटर प्रॉब्लम हो गया तो उसको अगर कर लेंगे तो क्वेश्चन लगा देंगे। लेकिन आते हैं आपके यूजी पे, वो जेईई मेंस के सिलेबस को टच किया है। और जेईई मेंस आपको पता है कि उसकी भास्ट एरिया होती है, ठीक है ना। आप कोई पर्टिकुलर रीजन से चीज नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस बनते हैं। चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, 150 क्वेश्चन पहला पेपर में है और 150 दूसरे में है सर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने से क्या है ना कि 2 चीजें, फायदा भी है नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बच्चे को डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बेस से लेके हाई लेवल तक कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। पहले क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 था तो थोड़ा सा बेस छोड़ भी देते थे, क्योंकि बच्चे अमूमन जो एलटी और प्रवक्ता की तैयारी में है उनकी बेस तो सही होती है, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन होते हैं, कोई ना कोई स्कूल से पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको बेस क्लियर होती है।
होती है। तो अगर वो मिड और अबव वाला जो टॉपिक्स उठाते हैं ना, तो उनकी तैयारी कम समय में हो जाती थी। लेकिन अब जो है उनको ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि ये टॉपिक छोड़ के जाओ, ये टॉपिक पढ़ के जाओ, क्योंकि 150 300 क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे वो। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। छोटे से लेके बड़े तक, यानी कि बेस आइडिया से लेके एडवांस आइडिया तक सबको बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह से ये शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा दी है। हम लोग जैसे टीचर जो है सर, इससे बहुत खुश है कि पहले जो है केवल रिजल्ट के लिए पढ़ते थे, अब उनको पहले नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज वो उनको कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो आगे वाले बच्चे को बहुत अच्छा चीज ये लोग परोसेंगे, है ना। इस चीज से तो हम मतलब कहने की बात है कि जो अभी प्रवक्ता है इसमें और बेहतर टीचर जो है वो बिल्कुल सर, है ना। मतलब उसका बेस को एडवांस सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ सकते सर। जैसे इसमें 150 नंबर का पहला, 150 नंबर का दूसरा है और 3-3 घंटे का समय मिल रहा है। ठीक है सर। समय सर पर्याप्त है बच्चों के लिए 3 घंटे का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो एक क्वेश्चन में इन लोगों को लगभग 1.2 यानी कि 1.25 मिनट का समय मिल जाता है जी। और 1.25 मिनट सर बहुत ही अच्छे मतलब टाइम होता है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास टफ क्वेश्चन ही आएंगे। आपके पास कोई भी पेपर को क्रैक करने का एक छोटा सा मैं फंडा बता देता हूँ, है ना। पेपर ऐसा नहीं कि बस उठाए और क्वेश्चन फटाफट करना स्टार्ट कर दें। आपको लग रहा है कि हम पेपर जो पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस जो देख रहे हैं, उसमें आपको टाइम जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। टाइम के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। आप पढ़ रहे हो और वो क्वेश्चन टिक करते चले जाओ। ठीक है ना। अब आपके माइंड में एक आइडिया भी हो गया कि ये वाला क्वेश्चन हमें सेकेंड अटेम्प्ट में करना है, तो क्वेश्चंस को 3 पार्ट में पहले सेग्रीगेट कर लेना होता है। एक बेसिक क्वेश्चन जो आपको पढ़ते के साथ साथ टिक करते चले जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और आपको पता ही है कि अगर कॉन्फिडेंस आ जाए और मेरे माइंड में सिग्नल पहुंच जाए कि नहीं आप जो है कट ऑफ तक पहुंच चुके हैं, तो नहीं बनने वाला क्वेश्चन भी बच्चे बना के जाते हैं। ठीक है ना। तो ये है कि पहले तो वहां तक पहुंचे, और ये ट्रेंड देखिए पिछले कई सालों में, है ना, जो पेपर आ रखे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि 45 से 50% तक जो है वो कट ऑफ जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ तक पहले पहुंच जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस के बाद आप उस क्वेश्चन को भी जो मतलब अदर बच्चे के लिए जो टफ है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही चीज को हम कम कर सकते हैं। मतलब कहने की बात है सर कि जो मैं आपकी बात से समझा हूँ कि पहले पेपर को पूरा कर लीजिए एक बार, इजी क्वेश्चन टिक करते रहिए। हाँ, बिल्कुल। टफ क्वेश्चन को सेकंड राउंड के रख लीजिए। हाँ, नहीं 3 राउंड में जी। पहला तो इजी बेसिक क्वेश्चन तो साथ साथ होते रहेगा, उसके बाद मिडिल राउंड होता है मॉडरेट क्वेश्चन का, क्योंकि 150 क्वेश्चन है सर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको ज्यादातर मॉडरेट में ही खेलना है। ज्यादा मॉडरेट होगा, मतलब इजी भी कम होंगे, टफ भी कम होंगे, ज्यादा एरिया जो होता है मॉडरेट का होता है। ठीक है ना। और मॉडरेट भी आप जो है पढ़ने के साथ साथ आप पहले ये डिसाइड करो कि कौन से क्वेश्चन को हमें सेकेंड राउंड में प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है ना। मॉडरेट क्वेश्चन में ही जो बच्चे मॉडरेट क्वेश्चन को जितने अपने पाला में कर लिया, वही बच्चे बढ़िया मार्क्स ले पाएगा। मतलब कहने की बात है कि जिसने इजी और मॉडरेट छोड़ा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सर, है ना। और इजी और मॉडरेट करने के साथ आपने कुछ टफ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, अब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सर मॉडरेट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप अपने तरफ कर लेते हैं, उसके बाद आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा ना जी, वो कॉन्फिडेंस टफ क्वेश्चन को भी बना के दे देगा। वाह वाह सर, क्या बात बोली आपने। आपने ये कहा कि इजी कर लो, मॉडरेट कर लो। बिल्कुल। इससे जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, मतलब मैथ्स का पेपर पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है, हम ऐसी बात कह सकते हैं। बिल्कुल, यस सर। और उसमें कॉन्फिडेंस डाउन मत होने देना भाई आप लोग सभी। और सर ने बहुत गहरी और सबसे बहुत बड़ी बात बोली है, और आपको आज के पॉडकास्ट में ये बात सर से नई चीज सीखने को मिली होगी कि पहले राउंड में आप इजी क्वेश्चन कीजिए, देन उसके बाद मॉडरेट टफ की तरफ जाइए। इजी और मॉडरेट आपके क्वेश्चन अच्छे आने चाहिए। तो इजी और मॉडरेट जब अच्छे जाते हैं तो फिर लगता है कि हमारा पेपर अच्छा जा रहा है। डेफिनेटली। उसके बाद हम टफ को भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा जब हम परीक्षाएं देते थे, ये सिर्फ सीसेट होता था, तो हमें भी ऐसा लगता था। बिल्कुल। हम भी सर जो टफ क्वेश्चन थे वो पहले राउंड में छोड़ देते थे। सही बात। उसके बाद सेकंड राउंड में हम क्वेश्चन जो जब हम कर लेते थे ना, कि हमने 1/3 कर लिया सीसेट का, 1/3 चाहिए था क्वालिफाई, उसके बाद तो सर अपने आप ही हो जाते थे सारे। डेफिनेटली, वही है सर। ये बात सर बिल्कुल आपने सही बोली। और सर एक चीज मुझे और भी लगती है मैथमेटिक्स में कि यहाँ तुक्का तो नहीं चलता होगा, आंसर आया तो लगभग सटीक ही आता होगा। बिल्कुल सर, तुक्का की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे, है ना। जो तुक्का में गए वो अपने रिजल्ट को खराब करके आएंगे मेरे अनुसार। ठीक है ना। क्योंकि तुक्का जो है किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना। आपको जाना भी नहीं चाहिए। और आप एक शिक्षक पद के लिए जा रहे हो,
तो जरूर है पहले अपने आप में नॉलेज इतना बिल्ड कीजिए कि आपको अपने प्रोफेशन से खुशी हो, ठीक है ना। पढ़िए और पढ़िए और केवल पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और केवल प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स सर प्रैक्टिस बहुत मांगती है सर, मैथ होती है प्रैक्टिस की चीज जी। बिल्कुल, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कॉन्फिडेंस आएगी आप में और उतनी ही आप अच्छा करके आओ। मैं सर एक बात आपसे और जानना चाहता हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जितने भी इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं आप सभी के लिए, कि सर दो तरीके का पेपर आ सकता है, या तो बहुत आसान या टफ। बिल्कुल। अगर आसान पेपर आए तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक अटेम्प्ट करने हैं या क्या करना है, और टफ आए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? मैथ में कौन सा नियम लगता है सर? सर देखिए, अगर पेपर टफ आता है, ये एक तरह से मेंटालिटी होती है कि आसान आया टफ आया। आसान है तो सबके लिए आसान है, बिल्कुल। टफ के लिए टफ है तो सबके लिए टफ। बिल्कुल बिल्कुल। टफ आना, अगर पेपर टफ आता है तो ये जो क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है ना। क्योंकि टफ जो है, कोई भी मॉडरेट बच्चे हैं ना, टफ क्वेश्चन में उनको बड़ी दिक्कत होती है बनाने में, लेकिन जो अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए टफ क्वेश्चन बनाना आसान है। तो क्या होता है कि उनकी जो कंपटीशन है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर इजी है तो सबके लिए इजी है, मॉडरेट है तो सबके लिए मॉडरेट है, टफ है तो सबके लिए मॉडरेट है। तो इजी क्वेश्चन हो तो भी अपनी टारगेट सेट कर लीजिए। पहला आपको अचीव करना है 50%, मतलब 50% क्वेश्चंस को आपको सही करके आना है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी है वो बोनस है, बनाते चले जाइए, कॉन्फिडेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। और वही जो है टफ में भी है ना, आपको जो बन रहा है पहले उस पे जाइए और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको हो सकता है कि टफ वाला ही इजी लगने लगे। हाँ, और एक बात और भी ध्यान रखनी है कि 45% का नियम भी याद रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। न्यूनतम 45% का नियम टफ पेपर आने पर भी, और इजी आने पर आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट ऊपर जाएगी तो हिट एंड ट्रायल के डेफिनेटली जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उसमें। और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं जी तो बहुत सारे बनने वाले क्वेश्चन होंगे और ज्यादा बनते रहते हैं ना। भले ही आप, अब जैसे किसी पेपर में 30 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जैसे जेई की मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 25 है। अगर उसमें आपको 10-12 बन भी जाता है तो लगता है यार 10-12 ही बना है ना। और यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, अगर आप मतलब 40-50 क्वेश्चन पार कर गए और सही बना है तो 40 काउंटिंग, देखिए मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन सही बन गए, 50 क्वेश्चन सही बन गए, है ना। तो अपने आप एक तरह से इंटरेस्ट भी आने लगता है, एनर्जी भी आने लगता है। हाँ। और उसके साथ कॉन्फिडेंस आने लगता है, और जब ये सब आने लगता है तो फटाफट आगे के क्वेश्चन बनने लगते हैं। सर एक बात मैं और जानना चाहता आपसे कि जो पेपर ये है मैथमेटिक्स का, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए, क्या हम अगर PYQs कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, और चूंकि आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है 17 तारीख से, 17 जनवरी से स्टार्ट हो रही है आपकी, अगर उसके जैसे 15 पेपर 1 के करवा रहे हैं, 15 पेपर 2 के करवा रहे हैं आप, तो अगर इतनी प्रैक्टिस कर जाए हम लोग, अभ्यर्थी कर जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाए जिसमें हमारा टाइम बिल्कुल भी ना लगे? सर बिल्कुल होता ही यही है, और ये ट्रेंड भी, हर वो एग्जाम जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं वो PYQ से ज़्यादातर उसी पैटर्न के रिपीटेशंस होते हैं सर, ठीक है ना। क्योंकि कम क्वेश्चन नए बन सकते हैं, है ना, कम क्वेश्चन आप नए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जिस पेपर में आया है, वो जो ट्रेंड है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के टाइप का ही डेटा मैच नहीं करेगा, लेकिन उसी फॉर्म में। अब जैसे कि मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है ना, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, बच्चे जान रहे होंगे कि ये सब कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो है वो क्वालिफाइंग फैक्टर हो जाता है तो बहुत सारे एग्जाम्स में। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा आसान लगता है बच्चों को, है ना, और यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी चीज़ पहले तो नॉलेज लीजिए, थ्योरी बढ़िया से पढ़िए, है ना, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। थ्योरी पे पूरा कमांड होना चाहिए, थ्योरी से रिलेटेड आपके मतलब हर एक टॉपिक से 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इतना करने के बाद आप जो है 10 साल के मतलब PYQ, है ना, आप बना लो, देखो कैसे नहीं होता है सिलेक्शन, फिर बताना। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 8-10 साल के बच्चे PYQs कर लें और उसके बाद पेपर में जाएं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें रिपीट मिल जाएंगे। हाँ, रिपीट मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन आपको और सर वो फिर वो तो हमारा टाइम भी बचा देंगे काफी। है ही,
सही बात, यूजर कम बिल्कुल। करेंगे तो टाइम बच जाएगा हमारा। लास्ट के मोमेंट में जो है ये देखिए, ये सब ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें बच्चे को शुरू से ही लगना पड़ता है। हाँ। ऐसा नहीं कि दो महीना 2.5 महीना बच्चा हुआ है अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये ट्रेंड गलत है, ठीक है ना। क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि सिलेबस कितना लेंदी है यहाँ का, है ना। जी बिल्कुल। पूरा 11th पूरा 12th पूरा, मतलब कुछ पोर्शंस आपका BSc का है, कुछ PG का है, तो इतने सिलेबस को आप 2-2.5 महीने में, है ना, कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको शुरू से ही एक टाइम मार्जिन ले लेना है कि हमें कुछ ना कुछ उस पर मतलब कनेक्ट में रहना ही रहना है, ओके, ठीक ठीक है ना। तो आप मतलब शुरू से ही उसकी तैयारी में लगे रहें, वही बेस्ट मेथड होता है कि लास्ट में अगर हम 2-2.5 महीने में कर रहे हैं तो 2-2.5 महीना जो बचता है वो PYQ के लिए ही बचता है। ओके, है ना। सर का बैच स्टार्ट हो रहा है 14 तारीख से और 17 तारीख से सर की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। एक बैच सर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आप लोगों को उसी बैच पे मिल जाएगा। और सर अंत में आप बच्चों को कोई जादुई शब्द देना चाहें, मैजिकल ट्रिक पेपर क्वालिफाई करने की, कम शब्दों में, ताकि इनको पता लगे कि पेपर क्वालिफाई 100% कैसे करना है, और ये याद रखें कि हाँ सर ने ये बात बोली थी एक बार। सबसे पहले पेपर का एनालिसिस कीजिए। पेपर एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि आपको कौन सा चैप्टर्स को प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको मॉक पेपर देने से होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि पहले मॉक पेपर में आपका टाइम जो है तुरंत में ही आप मतलब खत्म हो जाता है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो उस पर आप देखिए कि हमने क्या गलती करा, कौन से क्वेश्चंस को हमने मतलब टच कर दिया जिसको हमें बाद के लिए रखना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको मॉक पेपर देने से, और कम से कम आपको 10 मॉक पेपर दोगे मिनिमम, तब आपको पता चलेगा, तब आप लाइन पे आओगे कि हाँ अब आपकी क्या गलतियां हैं, है ना, वो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे और उस गलती पे अपना काम कर पाओगे, ठीक है ना। तो दूसरी बात है कि जैसे चैप्टर्स है, टोटल आपका 9 पहले में है, 8 17 चैप्टर्स हैं, तो उसके जो इजी चैप्टर्स हैं उसको आप कीजिए, इजी चैप्टर्स और ज़्यादा वेटेज वाला जी, जो चैप्टर भी इजी हो और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी आए, ठीक है ना। और ये सब चीज़ एक ही फंडा मैंने बताया आपको, पेपर एनालिसिस, ठीक है ना। पेपर एनालाइज कीजिए टीचर्स से, उसके लिए आप जो है टीचर्स के पास आइए, हेल्प लीजिए टीचर्स से, पूछिए टीचर्स से कि सर इस जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स में भी होते हैं ना सब टॉपिक्स, है ना, हम कौन से सब टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसकी थ्योरी बार बार पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एंड आराम से हो जाएगा जी। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स पे एक पॉडकास्ट, जिसमें सर ने आपको सिलेक्शन संबंधी रणनीतियाँ बताई। तो मेरी तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए। तो बने रहिए GS विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।